चिंतन और मंथन यकीनन होना चाहिए। सियासी पार्टी है तो जाहिर है चुनाव जीतने पार्टी के विस्तार पर फोकस होना ही चाहिए। लेकिन क्या इस दौरान देश के सामने चुनौती और जनता की समस्याओं पर फोकस करना प्राथमिकता होगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता और मीडिया प्रभारी मयंक त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और बीजेपी ऑफिस से हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान बने हुए हैं। ऐश्वर्या, पहला सवाल आपसे ही, कल से 3 दिन का मंथन शुरू होने वाला है, तैयारियां कैसी, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा और क्या बूथ स्तर तक बीजेपी को मजबूत करना और जनता तक मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाना ही फोकस, या फिर जनता में जैसे महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश, उसको कैसे शांत किया जाए, इस पर भी मंथन होगा? देखिए, यहां पर जो मंथन होगा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसमें खास तौर पर फोकस किया जाएगा 2024 को। एक लाइन की बात है, 2024 को फोकस किया जाएगा। 2024 को फोकस करने से पूर्व एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक जमीन तैयार की जा रही है और उस जमीन को बेहद उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया जो है वो कल से शुरू हो जाएगी जी। उस प्रक्रिया के तहत राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य हैं जिनमें 2024 से पूर्व में विधानसभा के चुनाव हैं, उन राज्यों में फतह कैसे हासिल की जाए, उन राज्यों में मजबूत तरीके से जीत कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर फोकस रहेगा। इस बैठक में फोकस रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी योजनाएं जो जन जन तक पहुंची है, तो लोगों में यदि वो योजनाएं पहुंच रही है तो उनका रिस्पांस जो है वो बेहतर तरीके से आए, वो उम्दा तरीके से आए और लोगों के जहन में वो बात मजबूत तरीके से बैठे कि प्रधानमंत्री ने हमें ये दिया है। राजस्थान के लिहाज से देखें, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है, तो राज्य सरकार पर कैसे प्रहार किए जाएं, या दूसरे अन्य राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का मजबूत रोल कैसे अदा करे, पार्टी एकजुट कैसे हो, इसको लेकर फोकस होगा। लेकिन जो आपने बात कही, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रही है, तो ऐसे में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पर वार करने के लिए क्या हथियार होंगे, क्या बयानी हथियार होंगे, किस तरीके से आंदोलन होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो वापस आपके पास आएंगे। मनीष पारिक जी, सर, क्योंकि संगठन है तो जाहिर है खुद का विस्तार करेगा, आगामी चुनाव की रणनीति भी बनाएगा, लेकिन रणनीति बनाने से ज्यादा बेहतर नहीं लगता कि जनता के दिल में अगर उतर जाएंगे तो फिर रणनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी, महंगाई से राहत दे देंगे, रोजगार दे देंगे, वो वैसे ही वाहवाही करने लगेगा। नहीं, बात यह है कि अपने पूरे दायित्व के निर्वहन की बात होती है विजेंद्र। ये बात भी सही है कि अपनी बात को रखना एक बात है और जनता की राहत सबसे प्रायोरिटी वाली बात है। जो भी बातें आपने कही कि बजट की व्यवस्था करी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया और अब तक का सबसे मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार अगर भारत का है, और इसी तरह से अगर आप रुपए की डिवैल्यूएशन की बात आप करते हैं तो 14% येन गिरा है और इसी तरह से 10% पौंड में गिरावट आई है, लेकिन रुपया केवल 5% गिरा है। तो ये दो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रांग बात है। एक मुद्रास्फीति, जब अर्थशास्त्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, 11.4 तक मुद्रास्फीति गई, जो नहीं समझेंगे वो अलग बात है, लेकिन मुद्रास्फीति का मतलब सीधा सीधा ये होता है, और अभी माननीय मोदी जी के काल में 5.7% से ऊपर कभी नहीं गई। तो स्ट्रॉन्ग एक पूरे देश में आपने देखा, दुनिया में अच्छी बात है। अगर रुपया अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है तो ये अच्छी बात है, फक्र करने की बात है। 14% अगर 13% से ऊपर देश में बेरोजगारी है तो फक्र करने की बात है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, वर्तमान स्थिति में मैं यही समझू ना सर जी। नहीं, मैं तो एक कॉमन मैन की तरह समझना चाह रहा हूँ। 2 साल में आप इस बात से डिनाई कर पाएंगे कि इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में? नहीं मनीष जी, आप ये बताइए, ये सच है या नहीं कि रुपया इतिहास में अपने सबसे नीचे के स्तर पे है? ये सच है या नहीं? जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, फिर भी येन और पौंड से बेटर है। छोड़िए ना सर, रुपया सबसे निचले स्तर पर है या नहीं? जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है या नहीं? ऐसे हालात में कि जब बुरे हालात हो, बीते सालों के मुकाबले बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है या नहीं?
जी, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में अपराध की दर सर्वाधिक है और महिला उत्पीड़न में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, नंबर 1 पे है। अच्छा, इसका बेरोजगारी से कोई लेना देना है? बलात्कार हुए हैं उसमें भी नंबर 1 पे है दुर्भाग्य से। और राजस्थान में आपने देखा 3 मिनिस्टर। अच्छा चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। संगठन सर महामंथन हो रहा है, एक लाइन में बताइए क्या मंथन सिर्फ 2024 को लेकर हो रहा है? हर 3 महीने में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भारतीय जनता पार्टी में होती है जी। पिछली बार हमने बूथ समितियों का गठन किया था, इस बार जो शक्ति केंद्र है उनके गठन की बात है। पन्ना प्रमुख तक हम गए हैं और अभी जो ये साल के अंत तक सितंबर तक पूरे पन्ना प्रमुख बना दिए जाएंगे। ये रचना पूरे भारत में बन रही है। ज्योति खंडेलवाल जी, एक कहावत है कि सिर मुंडाते ही मैम ओले पड़ जाए। चिंतन शिविर हुआ, युवाओं को फोकस करने की बात हुई। 2 दिन बीते नहीं कि हार्दिक पटेल का इस्तीफा हो गया। आज गणेश गोगरा कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को। ये युवा नेता ही हैं। क्या कांग्रेस के अंदर कागजों में बहुत कुछ होता है और जमीन पर कुछ नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं विजेंद्र। अब देखेंगे कि चिंतन शिविर हुआ और एक सफल चिंतन शिविर इसको कहा जा सकता है, जहां पर हमने जन जागरण की बात कही। जो वैमनस्यता, जो द्वेष पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके अगेंस्ट में हम भारत जोड़ने की बात करके सबको साथ लेकर चलने की बात जो है, कांग्रेस टूट रही है, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, जनता देखिए, जिसको कांग्रेस की नीति और विचारधारा, कांग्रेस ने अपनी नीति और विचारधारा को बहुत स्पष्ट कर दिया है और जिसको कांग्रेस की इस नीति और विचारधारा के साथ चलना है, जिसको देश हित में अपनी बात करनी है, वो कांग्रेस के साथ आगे आएगा। इससे नहीं फर्क पड़ता है मुझे लगता है। जहां तक मैं अभी आप जो बात कर रहे थे, यहाँ पर बीजेपी की जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जिसे कहा जा रहा है और जो है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है तो देश में जो महंगाई और बेरोजगारी जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, उनसे जनता को कैसे राहत मिलेगी, इस बारे में जरूर केंद्र सरकार इस विषय में क्या कर सकती है, क्या उसको करना चाहिए। संगठन जो है वो अपनी ही सरकार को ये सुझाव दे पाएगा, क्योंकि किसी और की तो शायद मोदी जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है किसी सांसद की, पर एक पूरे संगठन के लेवल पर वो कुछ सुझाव मोदी जी को दे पाएगा कि हमें देश की जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को ये करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सुझाव दिए गए कि इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में सबसे महंगी है, पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा, इसको कम कर दीजिए, संगठन की तरफ से सुझाव दिए गए। केवल ये राजस्थान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर केंद्र सरकार कुछ अपनी नीतिगत फैसलों में कुछ जनता को राहत देने की एक्साइज ड्यूटी कम भी कर देगा, एक्साइज ड्यूटी कम भी कर देगा तो उससे राजस्थान में क्या फर्क पड़ना है? क्यों नहीं फर्क पड़ना है? पड़ोसी राज्यों के मुकाबले महंगाई पेट्रोल लेंगे। निश्चित रूप से फर्क पड़ना है। सरकार कदम आगे तो बढ़ा है, केंद्र सरकार की ओर से क्या राहत दी जा रही है। और मुझे अच्छा लगा अभी मनीष जी ने एक बात कही कि हम विश्व में कंपेयर कर रहे हैं कि रुपया कितना गिरा है। मतलब उनको ध्यान है कि भारत विश्व का हिस्सा है और अगर तेल की रेटों में भी अगर ग्लोबली कुछ डाउनफॉल आता है तो उसका असर भी हमारे देश पे पड़ना चाहिए। और वो मुझे लगता है कंपेयर तब नहीं करना चाहते, लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, मेरा सवाल है संगठन को लेकर जिस तरीके से चिंतन हो रहा है, बीजेपी चिंतन कर रही है, ब्लॉक स्तर तक वो मजबूत है, मंडल स्तर पर उसके कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर पर है। राजस्थान का हाल ये है कि जिला स्तर पर अभी तक अध्यक्ष नहीं है। हम मंडल की बात करें, ब्लॉक को मजबूत करने की बात करें, क्या आपको लगता है कि बतौर संगठन कांग्रेस से ज्यादा बेहतर है बीजेपी, जहां एग्जीक्यूट होती हैं चीजें? देखिए विजेंद्र, मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट आपको कर दूं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, गांवों तक, ढानियों तक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये अलग बात है कि देखिए एक समय की बात होती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी होती है कि कोई भी हमेशा सत्ता में नहीं रह सकता है और सत्ता से जाना और नहीं जाना जनता के हाथ में होता है। तो ऐसे में ये कहते थे कि कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं, तो बताइए जिलाध्यक्ष है क्या मैम? इस गलत राजस्थान में जिलाध्यक्ष है नहीं, नियुक्ति को आप खुद जानते हैं। संगठन की चुनावों की प्रक्रिया इस समय हमारे जो संगठन में है वो चल रही है और सितंबर तक आपको न केवल ब्लॉक, न केवल जिला, 2-3 साल इस संगठन के प्रक्रिया में ही निकालेंगे तो फिर वो संगठन में अध्यक्ष बनकर जिम्मेदारी कब संभालेंगे? मयंक, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी राजस्थान में की? एक तरफ कांग्रेस है जो अंतर्द्वंद में फंसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये सोच रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी को तलाश रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीच में आ रही है। 100% विजेंद्र भाई, जैसा आप देख रहे हो, कांग्रेस के तो चिंतन के रुझान आने शुरू हो ही गए। हार्दिक पटेल जी चले गए, आज गणेश जी चले गए, मुझे लग रहा है जल्दी और रिजल्ट सामने आने लग जाएंगे और हमें पता चलेगा किस तरीके से चिंतन शिविर सफल हुआ है।
तो वो सफलता है तो आप इशारा कर रहे हैं कि आपको नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं? बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, आप सोचो क्यों नहीं होंगे। सिर्फ मतलब मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी इलेक्शन में कुछ समय है, बट मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में अब हमारे पास कोई भी विधानसभा एक ऐसी बची है जहां पर हमारे पास उसके टॉप के 10 जनों में से कोई एक चेहरा से हमारे लगातार कोई विवाद नहीं चल रहा है। मतलब तो, दो पार्टियों को तोड़ के आम आदमी पार्टी बनी? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम सर। जो दो पार्टियां हैं उनसे जो लोग नाराज हैं, जो दो पार्टियों से नाखुश हैं, जो दो पार्टियां उनके लिए काम नहीं कर पाई, जो दो पार्टियां उनके जनता के लिए काम नहीं कर पाई, जिनसे उन्होंने वोट मांगे बट उनको रिजल्ट नहीं दे पाई, उन दो पार्टियों के लोग हमसे जुड़ने को तैयार हैं जी। और अब बात आई अपने बीजेपी के मंथन को, तो मंथन को लेकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये राजस्थान में मंथन क्यों चल रहा है। बीजेपी कहती है हम साहब कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, हमारी सारी स्टेटों में अब सरकार आ चुकी है, हर जगह हम कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो उनको जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है वहां मंथन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों नड्डा साहब आते ही सबसे बनानी है वहां पर? नहीं, क्यों नड्डा साहब आते ही सबसे पहले बीकानेर संभाग में जाकर 3 दिन के कैंपेन करते हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, तो क्यों उन्होंने उस संभाग से शुरुआत करी जो हम स्टेट जीत कर आए हैं? उससे पहले भी वो कई संभाग में जा चुके हैं, कई अलग जगह जाकर 3 दिन का कैंपेन, 3 दिन का कैंपेन, वहां पर रुकना, वहां पे लोगों को मैसेज देना, कैसे 5 चीजें गिनाना, उन्होंने 100% उनके मन में कैसे केजरीवाल का डर था, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हनुमानगढ़ और बीकानेर में ही दिखेगा बस? नहीं, आपको अभी पूरे राजस्थान में दिख रहा होगा, मेरे से ज्यादा आप समझते हो। अब खुद मनीष पारिक जी बता देंगे, ज्योति खंडेलवाल जी बता देंगे क्या हालत हो रही है। मिथिलेश जामिनी जी सर, दोनों ही पार्टियां चिंतन करिए, मंथन करिए, एक अच्छी बात है, संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है मिथिलेश जामिनी जी, लेकिन उसके साथ जनता के मुद्दों को अगर जनता के बीच में सही तरीके से रख देंगे तो संगठन अपने आप मजबूत हो जाएगा, वोट अपने आप मिल जाएंगे। इस तरफ फोकस क्यों नहीं मिथिलेश जामिनी? देखिए विजेंद्र जी, एक्चुअली पॉलिटिक्स दाव पेच का खेल है, सियासत कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है कि भागवत की कथा पढ़ दी जाए। इसमें ऊट पटांग जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना पड़ता है, वही दोनों पार्टियां कर रही है। राजस्थान में आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बीजेपी के लिए चिंता का है, उसमें भैरव सिंह शेखावत जी की किताब का विमोचन किया है और भैरव सिंह शेखावत जी के मुंह से कहलाया जा रहा है कि मैंने अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा है और 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये एक महामंथन से पहले की जरूरत है। जो पुस्तक का विमोचन हुआ उसमें कैलाश मेघवाल जी है जिन्होंने कहा था कि झूठे हैं इनके जयकारे, इन्होंने 5,000 करोड़ डकारे। इसके बाद की कहानी आज देखिए कि जो बीजेपी का ऑफिस है उसमें आज पहली बार पोर्च में वसुंधरा राजे जी की कार खड़ी थी, सतीश पुनिया की कार दूर थी। जो ये तमाम कवायदे चल रही है। और दूसरा जो भाजपा ने जयपुर क्यों चुना है, इसको इसलिए इशारा करें कि पिछली बार जब बैठक थी तो वसुंधरा जी की कार पीछे छूट गई थी और पोर्च के अंदर सतीश पुनिया जी की, तो आज थोड़ा बदला हुआ नजारा नजर आया। लेकिन दूसरा जो अहम बात है कि जयपुर क्यों चुना, क्योंकि जयपुर को इसलिए चुना कि मोदी जी और अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं अशोक गहलोत। चाहे कुछ भी कर लीजिए, गोगरा चले गए, वो चले गए, तमाम जो बीजेपी है उसके लिए अहम चुनौती है। और बीजेपी में जो अंदर ही अंदर 12-13 मुख्यमंत्री चल रहे हैं, वो 12-13 मुख्यमंत्रियों को कैसे एक मुख्यमंत्री में कन्वर्ट किया जाए, कैसे मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाए, ये मैसेज दिया जाए। क्योंकि कुल मिलाकर आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अशोक गहलोत की कुछ पॉलिसियां हैं जो पूरे देश में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। उनमें एक जो मेडिकल हेल्थ वाली है वो सच में बहुत तेजी से है। और कल जो ट्वीट किया कि आम जनता का मुद्दा है कमाई और महंगाई और भाजपा का मुद्दा है दंगा और तानाशाही, जो तमाम चीजें हैं वो अशोक गहलोत को भापते हैं। बीजेपी के थिंक टैंक ने भी निकाल के दिया है। समझे तो कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि यहां से ज्यादा मजबूत कहीं नहीं, और बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि अगर यहां आएंगे तभी कांग्रेस मुक्त का नारा पूरा होगा। मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और अकेला अशोक गहलोत उनसे टक्कर ले रहा है। तमाम सरकार तोड़ने की कोशिश की, 34 दिन सरकार को होटलों में रहना पड़ा, फिर भी अशोक गहलोत बचा ले गए और समय समय पर भाजपा पर कड़े प्रहार कर रहे हैं। अभी भी कहा कि यह तमाशा खूब चलेगा, अभी तो ज्ञान ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, एक लाइन में मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस चिंतन को अगर बीजेपी के नजरिए से समझे तो कौन कौन सी वो तस्वीरें होंगी जो पूरे तरीके से साफ होंगी, या वो कौन कौन से सवाल होंगे जो इस मंथन के बाद साफ शब्दों में सभी को दे दिए जाएंगे? एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि एकजुटता का बड़ा प्रश्न यहां पर रहा है कि एकजुटता भारतीय जनता पार्टी में राज्य के स्तर पर है या नहीं। जी,
इस बात को भले ही सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेता नहीं स्वीकारे, कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, इस बात में कोई संशय नहीं है। कांग्रेस अपने आप को बेहतर बताती है, बीजेपी अपने आप को बेहतर बताती है, ये अलग बात है। लेकिन एकजुटता का मैसेज कितना दूर तक जाएगा, पहली बात सबसे महत्वपूर्ण ये होगी। दूसरी बात जो होगी इस बैठक की, ये बैठक राजस्थान के लिहाज से नहीं है, ये तमाम राज्यों के लिहाज से है। तो ओवरऑल तमाम राज्यों में कांग्रेस जो महंगाई को मुद्दा बना रही है, उसका तोड़ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दे पाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बूथ स्तर पर बीजेपी अपनी उस ताकत को कितना बरकरार रख पाएगी। और अभी बीजेपी को कई देश के ऐसे राज्य हैं, कई देश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा काम किया जाना है, तो वहां के लिए क्या रणनीति निकल कर आए। ठीक है ऐश्वर्या, वक्त की थोड़ी कमी हमारे पास है। ज्योति खंडेलवाल जी, एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा, मैम, एक चिंतन शिविर से कुछ नहीं होगा, क्या कांग्रेस को 2 महीने 4 महीने में ऐसे प्रोग्राम करने पड़ेंगे और उससे ज्यादा प्रोग्राम उनको जमीन पर करने पड़ेंगे जनता से कनेक्ट होने के लिए? क्योंकि कांग्रेस खुद मानती है कि जनता से कनेक्शन टूट गया। बिल्कुल, जनता से कनेक्शन के जो प्रोग्राम है वो हमारे लगातार चलते रहेंगे। आपने खुद ने देखा अभी 15 जून से जो जन जागरण अभियान है वो शुरू होने जा रहा है, और उसके बाद 9 अगस्त को जो क्रांति, जो भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उसको लेकर के जनता के बीच में हम जाने वाले हैं। उसके बाद भारत जोड़ो के साथ हम जाने वाले हैं। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस की सतत प्रक्रिया जनता के साथ जुड़ाव को लेकर के चलती रहेगी। लेकिन मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगी, मिल जाएगा ऐसे हम उम्मीद करें कि अगर आप मंथन करेंगे तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाएगा, क्या मिल पाएगा? मनीष पारिक, बीजेपी वर्सेटाइल प्रॉस्परस पार्टी है, ठीक है, तो ये तो पक्की बात है, विकल्प ज्यादा होते हैं। निश्चित तौर पर एक परिवार की पार्टी नहीं है, तो ये बात तो है। लेकिन आप समझिए कि मोदी हमारे नेता साफ हो पाएगी, कमल का नहीं हो पाएगी, लड़ेगा। मैंने आपको ये भी कहा। मनीष पारिक जी, क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होगा? चुनाव लड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बड़ी बात है कि आप राजस्थान में चुनाव भी नहीं लड़ोगे। ये तो बात ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ही ना लड़ो इस बार। ये क्या है? बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया इस बात का जवाब देकर। मैंने आपको कहा कि ना मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, चुनाव लड़ेंगे नहीं, रुकिए। ये इनको मनीष पारिक जी, क्या वो चेहरा सामने आ पाएगा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? ये रेगुलर बैठक है, हर 3 महीने में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक करते हैं, यानी कि हर 3 महीने में देखा जाता है कि गुटबाजी से कहां तक, हमारे फाइनल कमेंट में आपसे एक लाइन में, राजस्थान को लेकर आम आदमी पार्टी इस तरीके के प्रोग्राम कब करने वाली है, और मुख्यमंत्री का चेहरा आप भी लाएंगे या नहीं लाएंगे, या अरविंद केजरीवाल को लेकर आएंगे? सर, अभी तो हम देखिए अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अब चेहरे से बढ़ गए हैं। वो एक सोच है सर, उनकी सोच है, वो एक आम आदमी के लिए चाहते हैं। बीजेपी में मोदी जी, नहीं सर, मोदी जी, कांग्रेस में गांधी परिवार, आप देख लीजिए, इन्हें चुनाव लड़ा नहीं कभी। ठीक है, मेरे को पार्टियों में एक ही सवाल होता है, कांग्रेस के लिए होता है कि अध्यक्ष कौन होगा, राजस्थान बीजेपी के लिए होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? कांग्रेस चिंतन की तरह ये सवाल भी छूट जाएगा। सर रुक जाइए प्लीज, मिथिलेश जामिनी जी, देखिए मिथिलेश जामिनी जी, इस राष्ट्र रुकिए ना, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बैंक रुकिए प्लीज। मनीष पारिक जी, मनीष पारिक जी, सर नहीं सुन पा रहा है कोई आपको। मनीष पारिक जी प्लीज, मिथिलेश जामिनी जी, एक लाइन में सर, क्या इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, इस सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज इस बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। जैसा अरुण सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहां किसी के कहने से कोई टिकट नहीं मिलेगा, आरएसएस और जो आला कमान है इनका वही तय करेगा। और दूसरा, जो मिडला सभागार में कार्यक्रम हुआ, उसने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की पैरवी की, नरपत सिंह राजवी और राजपाल जी, तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये मुद्दे वहां जाएंगे। संगठन उनसे दूरी रहा तो भाजपा के अंदर भी अंतरकलह है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा, बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पर चुनाव। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति खंडेलवाल जी, मनीष पारिक जी, मयंक आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महामंथन, देखिए मंथन होता है तो जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। ऐसा ना हो कि जहर सिर्फ जनता के हिस्से में आ जाए और अमृत सियासतदानों के। नमस्कार।